हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षाएं आपकी चल रही हैं और आपका एक लास्ट पेपर बचा हुआ है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का। तो उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन महत्वपूर्ण फिर लेकर हम हाजिर हैं बच्चों। और जो फ़ोन लगाने वाले बच्चे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपना टाइम ख़राब ना करके जो है पढ़ाई में ध्यान देते आप उतना तो ज़्यादा अच्छा कर पाते। फ़ोन लगा के बार बार कहा जा रहा है वीडियो कब आएगी सर, क्वेश्चन कब डालेंगे। भैया, आपने साल भर क्या किया? आप स्कूलों में 10-15 हज़ार फीस देते हो और यहाँ पे आप फ्री का फिर वीडियो मिल जाए आपको, है ना। जब नोट्स का बोला जब तो नोट्स लेते नहीं बना आपसे, आपने कहा सर पैसे बहुत ज़्यादा हैं, हम नहीं ले पाएंगे। और जहाँ जब वो आकाओं को 15-15 हज़ार देते हो स्कूल में और कोचिंगों में, तब तब समझ में नहीं आती वो चीज़ आप लोगों को। तो इसलिए फ़ोन लगाने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि ना, फोकट में फ़ोन ना किया करें आप लोग। और जो है, मैं बड़ी नाराज़गी है मुझे उन लोगों से कि फ़ोन करके कहते हैं कब आएंगे। अरे भैया, इंतज़ार करो थोड़ा, मुझे समय मिलेगा तो अपने आप ही तो डालूंगा मैं। तो थोड़ा सा फ़ोन वोन कम किया करें आप लोग और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाएं। आगे हमारा जो सिस्टम रहेगा MPPAT। अब आपका ये लास्ट पेपर है, 28 तारीख को आपको पेपर देने के बाद अब आपका पूरा फोकस आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए MPPAT, ठीक है ना। तो उसकी क्लासें हम 28 तारीख के बाद स्टार्ट कर देंगे, है ना। और आप लोग जुड़े रहें हमसे। MPPAT की पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे बच्चों। अब परसेंट आपकी जो भी बनेगी, ये पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही परसेंट के बारे में आप रिजल्ट आए तब बात करेंगे। बाकी अभी सिर्फ हम बात करेंगे क्रैश कोर्स MPPAT की, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप सब रेडी रहें, जितने भी छात्र MPPAT की तैयारी करना चाहते हैं वो सब रेडी रहें, ठीक है। समय बहुत कम मिल पाता है, 2-2.5 महीने जितना भी समय मिलेगा आपके पास, उसका सदुपयोग करेंगे सब लोग बेहतरीन तरीके से और अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और दूसरा, जो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव बात लिखते हैं, कोई भी कुछ फालतू बात सोच समझ के लिखें, क्योंकि मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। वो कभी भी ज़िंदगी में फिर कोई वीडियो नहीं देख पाता है ना, उसे चैनल कभी दिखता ही नहीं है। इसलिए जो है ना, सोच समझ के आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करें, जो आपको बेहतर लगता है वही आप लोग लिखें, ठीक है ना। बहुत फालतू के कमेंट कुछ लोग करते हैं तो मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है फोकट में। बेचारे कभी भी ज़िंदगी में चैनल का मुँह नहीं देख पाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें बात चीज़ों का। और आप कोशिश करें कि जब आपको मिल रहा है, जो भी चीज़ मिल रही है, उसका अच्छी प्रकार से यूज़ करें, ना कि उसको लोगों को मतलब कुल मिला के परेशान कर दिया कल फ़ोन लगा लगा के 3 दिन से। थोड़ा सा ध्यान रहे इस चीज़ का आपको थोड़ा अच्छे से, है ना। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। सिंचाई जल निकास में जो अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे आपको, अच्छी प्रकार से इसको याद रखें आप लोग। खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है और खेत से भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। कृत्रिम रूप का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, मतलब व्यक्ति मनुष्य के द्वारा जो काम किया जाता है ना, उसे कृत्रिम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, सिंचाई का पानी घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि वह पानी आपका ट्यूबवेल का हो सकता है, आपका कुआं का हो सकता है, जिसका भी हो। लेकिन जल निकास का पानी घरेलू उपयोग में नहीं ला सकता, क्योंकि खेत से निकाला हुआ पानी रहता है, गंदा हो जाता है पानी, तो उसको हम लोग नहीं उपयोग में ला सकते। सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ता है, सही बात है। सिंचाई अगर हम लोग खेत में पानी देंगे तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा खेत का। लेकिन जल निकास करने से क्या होता है, भूमि का जल स्तर घटता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो पानी निकालेंगे, सीधी सी बात है, खेत से, तो वाटर लेवल ऑब्वियसली बात है कि घटेगा। और ये 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का एक प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा जा रहा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट और आप लोग याद रख सकते हैं, चौथा वाला पॉइंट एक और याद रखिए, सिंचाई वाला, कि जो सिंचाई होती है आपकी, सिंचाई से हम लोग और क्या कर सकते हैं, सिंचाई की जो नालियाँ होती हैं वो भूमि के धरातल से हमेशा कहाँ बनाई जाती हैं, ऊंची बनाई जाती हैं। जबकि जल निकास की जो नालियाँ होती हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं, आपके धरातल से नीचे बनाई जाती हैं, जिससे वो पानी निकल जाए, ठीक है ना। ये बात याद रखना। अगर ये याद नहीं रहे तो आप लोग एक पॉइंट और नोट कर रहे हो तो लिख लीजिए कि आपको एक पॉइंट और ये भूल जाते हैं, तो 4 पॉइंट कम से कम लिखना ही लिखना है, 4 नंबर में आ रहा है तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सिंचाई जो होती है इसकी आवश्यकता
वर्ष भर होती है और जल निकास की आवश्यकता जो होती है आपकी वो सिर्फ वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही पानी निकालने की अवस्था पड़ेगी खेत से जल निकास करने की, और आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी तभी खेत में भरेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। ये वाले क्वेश्चन से कम 5 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं आपके। मतलब ये क्वेश्चन जिसको याद है वो 5 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो उसको क्लियर कर आएगा, मतलब उसको सही करके आ जाएगा। अब आपका सर 5 कौन से आ जाए, कोई सी भी, कौन से मैं बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा। पहले आप ये देखिए, भूमिगत जल निकास और पृष्ठीय जल निकास में अंतर, या नालियाँ भी कह सकते हैं, भूमिगत नालियाँ या पृष्ठीय नालियों में क्या अंतर है। देखिए, पृष्ठीय नालियाँ जो होती हैं ये हमेशा नालियाँ भूमि की सतह के ऊपर बनाई जाती हैं। अब देखो, एक तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा पृष्ठीय जल निकास किसे कहते हैं, कैसे कि वे नालियाँ भूमि की सतह पर बनाई जाए उसे पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। इसमें भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, वे नालियाँ भूमि की सतह के नीचे बनाई जाती हैं, भूमि का जल निकास हो गया। ठीक है, नालियाँ बनाने में खर्च कम आता है, नालियाँ बनाने में खर्च अधिक आता है। नालियाँ बनाना आसान है, नालियाँ बनाना कठिन होता है। नालियाँ बार बार टूट जाती हैं, नालियाँ बार बार नहीं टूटती हैं। अब आपका कोई सर 5 क्वेश्चन कहाँ से क्लियर हो रहे हैं। देखिए, अगर सीधे सीधे पृष्ठीय जल निकास के गुण पूछ ले, दोष पूछ ले, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। भूमिगत जल निकास के गुण दोष आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। तो गुण दोष भी आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें आप लोग, ये दोनों अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और इसके इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं 2 प्रश्न और आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये वाला प्रश्न याद रखना, इसका आंसर छोटे में लिखा है लेकिन आपको बड़े में लिखना है जी। तो हेडिंग बना रखी है मैंने, आपको बड़े में कैसे लिखना है बता देता हूँ आपको। किन किन दशाओं में खेत में अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है, या किस समय आपको जल निकास की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना, ध्यान रखें। तो सबसे पहले अधिक वर्षा होना, ये हेडिंग डालोगे और डैश करके आप लोग इसमें क्या लिखोगे, अधिक वर्षा होने से किसकी अवस्था होती है, जल निकास की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट डालोगे, सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होना, सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाने से जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से लिखना होगा क्योंकि 4 नंबर लाने हैं, 2 नंबर में है ये। तो निचले धरातल वाली मृदा में, जिन भूमियों का धरातल नीचे होता है वहां पर जल निकास की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा क्लियर हो गया। भूमि के नीचे कठोर परत, भूमि के नीचे कठोर परत होने पर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहां पर जल निकास की आवश्यकता होती है। और 5वां पॉइंट बताता हूँ, चट्टानों से घिरी हुई मृदा में, भाई मृदा जो चट्टानों से घिरी होती है वहां पर जल निकास की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ। 2 बार कब पूछा गया है, एक तो पूछा गया है 2018 में और एक 2017 में, इसलिए इसको जरूर याद रखें आप लोग। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको जो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ये रहा आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहा कि जल निकास के लाभ या महत्व लिखिए। इसमें ही उद्देश्य भी छपा हुआ है, कैसे मैं बता देता हूँ आपको। उद्देश्य भी अगर पूछे तो उसी में ही हो जाएगा। भूमि दलदली होने से बच जाती है, जी हाँ, कीचड़नुमा नहीं होती। भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है, सही बात है, अच्छी प्रकार से हवा पहुंच जाती है। भूमि का तापमान सही हो जाता है, सही बात है। भूमि की जुताई बुवाई समय पर हो जाती है, फसलें सड़ने गलने से बच जाती हैं। ये इसका लाभ या महत्व है। ठीक है ना, लाभ या महत्व दे तो। और उद्देश्य का भी मैं कह रहा था, तो उद्देश्य कैसे लिखे जाएंगे, भूमि दलदली होने से बचाने के लिए, भूमि वायु संचार बढ़ाने के लिए, भूमि का तापमान सही रखने के लिए, सिर्फ पीछे लिए लगाना है, के लिए, सिर्फ इतना सा अंतर होता है उद्देश्य और लाभ। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। 4 नंबर का प्रश्न आपकी ये 4 प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। अब इतना भी आपसे ना कर सको तो फिर आप जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आ जाइए, आपका 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा। नाइट्रोजन के कार्य या महत्व दोनों याद रखें आप लोग। कार्य महत्व का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखें। यह पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, याद रखें आप लोग। 3 नंबर में 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पॉइंट सब में कॉमन रहता है, पौधों की वृद्धि विकास में सहायता करता है। और एक बात याद रखें आप लोग, इसके जैसे ये कमी के लक्षण है, देखिए आप लोग, ये कमी के लक्षण है, जैसे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए, तो बिल्कुल जस्ट उनका उल्टा कर देना है आपको। मतलब जो कार्य महत्व है ना, उनका आप लोग जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो आपके कमी के लक्षण हो जाएंगे। देखिए इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, कार्य में क्या था, यह पौधे की लंबाई बढ़ा रहा था। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां
पीली पड़ जाती हैं। क्या कर रहा था? हरा रंग प्रदान कर रहा था। इसी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और इसी कमी से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। देखिए अपन ने क्या किया है, जस्ट इस नाइट्रोजन के कार्य या महत्व का ये उल्टा कर दिया। काम हो गया कि नहीं? नाइट्रोजन याद रखना है, फास्फोरस याद रखना है और पोटास। बस फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास तीनों को याद रखना है। तीनों में से आपको 101% एक ना एक एग्जाम में मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मैं तीनों ही पढ़ाता हूँ। कैल्शियम, बाकी देखो कैल्शियम कुछ भी आ जाए, कैल्शियम आ जाए, मैग्नीशियम, सल्फर, तो लगभग सभी के सेम होते हैं, कोई अंतर वाली बात नहीं है। तो इसमें एक आध पॉइंट इधर उधर होता है, बाकी पूरा वही को वही होता है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। इसकी ये ट्रिक है ना? बाकी आपको लिख के आना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। फास्फोरस के कार्य या कमी के लक्षण देख लीजिए, वही हैं कार्य हैं। अगर कार्य आपको याद है, कार्य करने में देखो, जड़ों की वृद्धि में सहायता करता है, दाने के आकार को बढ़ाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है और भूसे की तुलना में दाने की उपज को बढ़ाता है। इसको जस्ट उल्टा कर दो, देख लो कमी के लक्षण में। समझ में आ रहा है ना? इसी कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है, कमी से दाने का आकार छोटा रह जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कम हो जाता है, पौधों की पत्तियां बैंगनी हो जाती है। बताइए समस्या है कहीं नहीं। और ये पोटास, बस इसमें आपको इस चैप्टर में पादप पोषण में 3 नंबर के याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, 3। इसके अलावा सर और कुछ पूछे तो क्या करें? और कुछ यदि पूछे तो आप लोग 3 पॉइंट कॉमन होते हैं। पहला पॉइंट आप तो याद रखना है कि है पौधों की वृद्धि। अगर कार्य पूछे, कार्य या महत्व पूछे, ठीक है ना, वो आपको ये वाला पॉइंट जो होता है आपका कि यह पौधों की वृद्धि विकास में सहायता करता है और दूसरा यह फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है। और एक आप कोई सा भी इनमें से लिखे ना, हो जाएगा। 2 तो आपको लिखना ही लिखना है, फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है और दूसरा कौन सा है? पौधों की वृद्धि विकास में सहायता करता है। ये दोनों कॉमन पॉइंट है। तीनों में किसी में कार्य पूछे तो, और कमी के लक्षण पूछे तो इन्हीं को उल्टा करना है आपको। यह इसकी कमी से, मतलब जैसे नाइट्रोजन का पूछे तो नाइट्रोजन की कमी से फसलों का उत्पादन घट जाता है और दूसरा इसकी कमी से यानी नाइट्रोजन की कमी से क्या हो जाता है? पौधे की वृद्धि में विकास रुक जाता है। अब बताइए आप लोग, कहीं समस्या नहीं आएगी? इस चैप्टर की पूरी ट्रिक बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे आ जाइए आप खाद में। तो खाद में आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, खाद एवं उर्वरक में अंतर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2020 में इसको पूछा गया है, ध्यान रखें। 2020 में इसको पूछा गया है, तो इसलिए याद रखना है। खाद फार्म पर तैयार करते हैं, उर्वरक कारखानों में। खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व, इसमें 2 या 1 तक पोषक तत्व होते हैं। सभी खाद कार्बनिक, यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक। 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखा हो, काम हो जाएगा। खाद भूमि की भौतिक दशा सुधार करते हैं, उर्वरक भूमि की भौतिक दशा खराब करते हैं। उदाहरण गोबर की खाद, हरी खाद। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें इसको आप लोग। ठीक है, इसके बाद और देख लीजिए आप लोग, हरी खाद के गुण या विशेषताएं देख लीजिए। हरी खाद के गुण या विशेषताएं क्या है? हरी खाद दलहनी होना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, इसलिए। फसल में पत्तियां अधिक क्योंकि पत्तियों में अधिक पोषक तत्व होते हैं, इसलिए। अंग मुलायम होना चाहिए जिससे जल्दी सड़ जाए। फसलों की जड़ ग्रंथि अधिक होनी चाहिए, शीघ्र पकने वाली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है इसको। हरी खाद बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? हरी खाद बनाते समय निम्न बातों का। हरी खाद दलहनी फसल से बनाना चाहिए, फसल को फूल की अवस्था पर पलटना चाहिए, फसल को नम मिट्टी में मिलाना चाहिए और फसल को 5 से 6 सप्ताह की उम्र में मिला देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट इसमें, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, जो लास्ट ईयर पूछा गया था, और वो क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहे हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को बताना भी जरूरी है। देखिए आप लोग, ये वाला प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न 2022 में पूछ लिया गया है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बिल्कुल 90% चांस मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। हरी खाद पूछे, गोबर खाद पूछे, कंपोस्ट खाद पूछे, बर्मी कंपोस्ट, किसी का लाभ या महत्व पूछ ले, आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो सकता है, पूरे चांस हैं, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि इसके बहुत सरल भी है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, इसके मतलब इनमें से किसी का भी पूछे उसके बारे में आपको लिखना होगा। इसलिए 5 क्वेश्चन है इसमें, देखिए अब 4 क्वेश्चन है इसमें, देखिए आप लोग, है ना। किसी का भी महत्व या लाभ पूछ ले, आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके प्रयोग से पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और इसके प्रयोग से भूमि कार्बन पदार्थ की मात्रा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस खाद में आप 3-4 क्वेश्चन ये याद रख लीजिए, समझ गए ना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
चाहो तो इसको भी थोड़ा सा देख जाना, गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करने के लाभ, इसको थोड़ा सा देख जाना क्योंकि आने लायक लगता है, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इसमें से आप उर्वरक वाले चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं, यानी छोटा प्रश्न पूछा जाना है। एक बात ध्यान रखना है, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं नाइट्रोजन परसेंट जरूर याद रखें। यूरिया में 46, अमोनियम सल्फेट में 20.6, सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम साइनामाइड में 21%। आपके ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का याद रखना। आगे जैसे आप लोगों को जो याद रखना है वो फास्फोरस युक्त उर्वरकों की मात्रा, जैसे आपका बहुत सिंपल है, सिंगल सुपर फास्फेट में 16, डबल में 32, ट्रिपल में 48, मतलब 16 दूनी 32, 16 3 48। रॉक फास्फेट में 20 से 30% और बेसिक एसिड में 14 से 18%। ये फास्फोरस युक्त उर्वरक भी आपके कंप्लीट हो गए। आगे है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक देख लीजिए क्या होता है, डेफिनेशन थोड़ा पढ़ के जरूर जाना है आपको क्योंकि आ सकती है। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन को नीचे इकट्ठा करते हैं, वही जैव उर्वरक कहलाते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोला। ठीक है, जरूर याद रखना है भैया डेफिनेशन इसकी। ठीक है, चलिए ऐसे पूछेगा जैव उर्वरक की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना, ध्यान रखें आप लोग। जैव उर्वरक का लाभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, अथवा में भी 2 से मतलब 4 प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर तो बताते ही जा रहे हैं, इसलिए 4 प्रश्न आएंगे इससे, क्योंकि अथवा में इसी से आना है। जैव उर्वरक के लाभ लिखें। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, रासायनिक उर्वरकों की बचत हो जाती है, इनके प्रयोग से मृदा प्रदूषण नहीं फैलता, इनके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। तो जैविक उर्वरक के लाभ भी आपको याद रखना है। तो ये 4 तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बता दी, अब बाकी और देख लीजिए। ये तो 4 में से एक तो फंस जाए 101%, ये 4 बता दे। अब बाकी 1-2 और तो बता देता हूँ मैं आपको, जिससे बाहर नहीं जाए। राइजोबियम कल्चर के लाभ, बच्चों राइजोबियम कल्चर के लाभ याद रखें। आप जानते हैं कि राइजोबियम कल्चर एक प्रकार का जैविक उर्वरक है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और ये प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी नहीं फैलता। इसके ध्यान देने वाली योग्य बातें भी देख लीजिए। कल्चर की निश्चित मात्रा प्रयोग करना, खेत में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस डालना चाहिए, जिससे जो है गांठें ज़्यादा बने तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी ज़्यादा होगा। बीजों को छायादार स्थान में रखना चाहिए, मतलब मिलाकर के राइजोबियम कल्चर को। प्रत्येक फसल के लिए एक विशिष्ट कल्चर आता है, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, बाकी तो ये जैसे नीलहरित शैवाल है आपका, पीएसबी कल्चर है, ये आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके जो हैं जैव उर्वरक हैं। जैसे आइजोटोबैक्टर है, एजोला है, इनको आपको थोड़ा थोड़ा देख जरूर जाना, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों आपको याद रखना है खरपतवारों की विशेषताएं और खरपतवारों के लाभ और हानियां। तो खरपतवारों की विशेषताएं क्या होती हैं? खरपतवारों को जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं। खरपतवार प्रतिकूल मौसम में भी वृद्धि करते रहते हैं और खरपतवारों के बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक रहती है। ठीक है ना, ये विशेषता होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, इंपॉर्टेंट है। और लाभ भी देख लीजिए। खरपतवारों का प्रयोग सब्जी के रूप में कर सकते हैं, जैसे बथुआ और चौलाई है। खरपतवार हरी खाद के रूप में जैसे सेंजी का प्रयोग करते हैं, पशुओं के चारे के रूप में तो करते ही करते हैं, और ये भूमि कटाव को रोकते हैं। तो ये लाभ होते हैं। यदि आपको लाभ पता है तो हानियाँ भी सिंपल है, देख लीजिए आप लोग। खरपतवारों की हानियाँ क्या है? खरपतवार भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं, खरपतवार भूमि की कीमत को कम कर देते हैं, खरपतवार मनुष्य पशुओं में रोग फैलाते हैं, खरपतवार फैलो। अगर 2 पॉइंट भी लिखे आते हो ना आप लोग तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। ये देखो, पौध संरक्षण वैसे डेफिनेशन एक बार पूछी गई है, देख लेना। पौध संरक्षण का महत्व इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पौध संरक्षण फसल उत्पादन को बढ़ाता है, फसलों में रोग कीट कम लगते हैं, किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है, बाजार में फसल के दाम मिलते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। डेफिनेशन कम पूछी जा रही है, आप देख रहे होंगे 1-2 डेफिनेशन मिल रही है। आपने देखा एलिमेंट ऑफ साइंस में भी देखा आपने, और आपने एनिमल हस्बेंड्री में देखा। डेफिनेशन थोड़ा सा कम, बाकी आप लोग महत्व, लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, इन पर जरा सा फोकस करेंगे। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं इनको भी थोड़ा एक बार देख के जाएं आप लोग। 2-2 नंबर में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा पूछने का चांस रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको 5 नंबर का प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर का जो प्रश्न है वो फसलों की खेती में से आ रहा है। तो मूंग की खेती, बच्चों मूंग की खेती अगर आपको याद है तो आप उड़द की खेती भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है। और अरहर की खेती और सोयाबीन की खेती, मतलब चारों फसलें एक जैसी हैं, एक जैसी हैं। मतलब आप ये 12 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 12 पॉइंट में से 5 पॉइंट एग्जाम में आपको 101% मिलना है। सिर्फ आपको धान की फसल थोड़ा सा याद रखना, कुछ चीज़ें अलग हैं, बाकी अरहर, मूंग, उड़द और सोयाबीन सभी सेम टू सेम है। क्यों? आपका वो सर ऐसा क्यों? क्योंकि वानस्पतिक नाम
सभी के अलग अलग होते हैं, तो इससे तो सबको याद होंगे आपको। वनस्पति का नाम तो याद रखना है बस। कुल आपको पता ही है कि मूंग का कुल क्या है, अरे सभी दाल वाली हैं तो सबका लेग्यूमिनेसी, उपकुल पैप्लोनियोसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो देखो मूंग का भी भारत है, उड़द का भी भारत है, सोयाबीन का चाइना है और अरहर का दक्षिण अफ्रीका है। बस इतनी सी बात याद रखना है। जलवायु सेम टू सेम सभी की जलवायु पूछ ले तो, सभी की बोले तो धान की, उड़द की, मूंग की, सोयाबीन की, अरहर की, इनमें से पूछेगा, किसी की भी लिख देना। अब क्या होती है जलवायु, आपको मालूम है कि आपकी जैसे मूंग है तो मूंग आपकी खरीफ ऋतु की फसल है, इसको जायद में भी उगा सकते हैं। इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। वहाँ पर धान को या जो भी मूंग को या अरहर को कोई भी फसल है उसको आसानी से उगाया जा सकता है। इतनी सी बात लिखना है, 3 लाइन, ठीक है। तरीका आपको बता रखा है। और आपने यदि अगर आप पूरी फसल पढ़ना चाहते हैं कि सर पूरी फसल पढ़ना है हमको, तो उस फसल के लिए आप लोग क्या कर लें कि जो मैंने वीडियो बना रखे हैं अलग अलग से एक एक चैप्टर बाई, तो वहाँ पे देख लीजिए आप लोग। भूमि की तैयारी सभी की सेम है। उन्नतशील जातियाँ ये सभी की अलग अलग होती है। इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छी प्रकार से वैरायटी जरूर याद कर लें 5 फसलों की, ठीक है ना। तो बॉटनिकल में याद करना है अपन को, उन्नतशील जातियाँ याद करना है। खाद उर्वरक सेम टू सेम होता है, सिर्फ मात्रा आपकी धान में अलग है, बाकी तो सभी दाल वाली फसलें हैं तो एनपीके का सभी का एक जैसा ही है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे उड़द हो, चाहे अरहर हो, चाहे मूंग हो, ठीक है। बीज दर थोड़ा देख लेना, इसकी 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टर है, अरहर की 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टर है, और मूंग की भी, मतलब उड़द, मूंग और अरहर की 12 से 15 किलोग्राम, सोयाबीन की 80 किलोग्राम होती है। और धान आप लोग अपने हिसाब से देख लें। बुआई का समय सभी का सेम टू सेम है, 15 जून से 15 जुलाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीज उपचार देख लीजिए आप लोग, बीज उपचार आपकी ये कौन सी वाली है, दलहन वाली है, तो बस वही करना है तरीका, वही 2 से 3 ग्राम फफूंदनाशी दवा। अब आपकी दाल वाली है तो आपकी राइजोबियम कल्चर से भी उपचार कर लो, बात खत्म। सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि खरीफ ऋतु की फसल है, पानी बरस जाता है। कीट रोग सभी के सेम है, इनमें सिर्फ धान के अलग है, देख लेना। उपज थोड़ी सबकी अलग होगी। आर्थिक महत्व आपको पता है कि दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है 25%। इसके भूसे का प्रयोग किसके लिए, पशुओं के लिए किया जाता है। बात खत्म हो गई। तो मतलब 5 नंबर बहुत ईजी है, तरीका याद रखें आप लोग, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर इस 12 पॉइंट को आप लोग देख लेना, 12-13 पॉइंट जो भी दिख रहे हैं आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर फोकस आपको उस पर करना है जो अलग अलग है, सेम टू सेम आप लोग लिख दोगे, ठीक है। बाकी फसल देख लें, मैंने पूरा लिख रखा है, देखो मस्त पता है ना। विग्ना रेट जैसे मूंग का है तो मूंग का पूरा दे रखा है, आप लोग देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आप जो है इसको याद कर सकें, ठीक है। ये तरीका है, एक सेम टू सेम तरीका रहेगा, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ले लीजिए आप लोग। ये वैरायटी जरूर ध्यान रखें, जैसे ग्वालियर 2, उज्जैन 4, पंथी 19, पाइप टाइप 9, ये सब आपकी किसकी जातियाँ हैं, ध्यान रखें, ये सब आपकी वैरायटियाँ हैं। टाइप 9 सही, ये उसकी उड़द की हैं, देख लेना थोड़ा सा। ये तरीका रहेगा। खाद उर्वरक सेम सभी में सेम है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। बीज दर जायद में भी बोल सकते हैं इसको, 12 से 15 किलोग्राम, 15 से 20। बुआई का समय सब में सेम रहेगा। बीज उपचार देख लीजिए, ये तरीका उड़द का, ठीक है। सिंचाई देख लीजिए, कीट रोग देखिए, कीट हैं आपके, कीट को नियंत्रण करने का सेम तरीका रहेगा, देख लीजिए। 5 नंबर की फसल है भैया, ठीक है। चलिए ये आप लोग इसका वो ले लें स्क्रीनशॉट, जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो ध्यान रखें 2 नंबर का प्रश्न, गन्ने की पेड़ी क्या होती है। गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं, उन पौधे से नई फसल तैयार जो होती है गन्ने की पेड़ी कहलाती है। गन्ने पेड़ी के लाभ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम लगता है, पेड़ी की फसल सीख तैयार हो जाती है, खेत तैयार भी की आदि क्रिया नहीं करनी पड़ती, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखें आप लोग। पेड़ी के लाभ और हानियाँ भी देख लीजिए। गन्ने की पेड़ी की हानियाँ, भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है, फसल से उपज कम प्राप्त होती है, रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, इसको याद रखें, ठीक है। गन्ने के कीट एवं रोग याद रखें आप लोग। कीट है पायरिल्ला, तना भेदक, रोग लाल सड़न है, गन्ने की फसल में कवक द्वारा लगता है, उगटा है, रोग में जानने फफूंद या कवक के द्वारा लगता है। अच्छा एक बात और याद रखें, इनकी बॉटनिकल नेम और कुल भी याद रखना। इसे इसमें आपका गन्ना, मटर और चना तीनों फसलें याद रखना है, तीनों के बॉटनिकल। जैसे चना का आपका क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी ओरल बातों पर भी याद रखना है आप लोग, है ना। तो जैसे गन्ना है तो गन्ने का सेकेरम ओपिसनेरम है, मटर का पाइसम सटाइवम है आपका, और कुल आपका मटर का लेग्यूमिनेसी है क्योंकि दाल वाली फसल है, और गन्ने का आपका ग्रेमिनी कुल है, और आपका चना का साइसा इरेनेटिनम है, कुल लेग्यूमिनेसी है। तो ये थोड़ा सा याद रखें आप लोग, ठीक है। चने की फसल के प्रमुख कीट
ये देख लीजिए, चने का कुतरा है, फली भेदक है, दो नंबर में पूछा रहा है इसलिए थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। और मटर के दोनों रोगों को नाम याद रखना, एक तो डाउनी मिल्ड्यू, एक पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। इनकी वैरायटी पूछ सकते हैं तो वैरायटी, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। वैरायटी, रोग एवं कीट और गन्ने की पीढ़ी, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्या कह रहा हूँ सुन लो, इनकी आपके रोग कीट याद रखना, तीनों फसलों के सेम, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और इसके जैसे मटर है, मटर इनका बॉटनिकल नाम और को याद रखना है। और तीसरा गन्ने की पीढ़ी से बता दिए, बस, ठीक है। चलिए यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है बच्चों, अलंकृत बागवानी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्व तो, अलंकृत उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूलों को उगाकर तैयार तेल, सेंट आदि बेचकर लाभ कमाया जाता है। मन बहलाने का अच्छा साधन है, घर के आसपास सुंदरता बनी रहती है। और अलंकृत उद्यान में फूलों का उपयोग देवी देवताओं को चढ़ाने में किया जाता है। तो भैया ये जरूर याद रखें अलंकृत बागवानी का महत्व। योजना, क्या करोगे, देख रेख की पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, वृक्ष एवं झाड़ियों को आकर्षक ढंग से लगाना है। उद्यान में ऐसे पौधों को चयन करना है जो वर्ष भर फूल फलते रहें। उद्यान में चारों तरफ फूल वाले पौधे, हाँ ये किन्हीं 4 फूल वाले झाड़ियों के नाम एवं वनस्पति के नाम, तो देखिए लेंटाना है, लेंटाना कैमरा इसका बॉटनिकल नेम, कामनी मुराया एक्जोटिका, बेलाका जैस्मीनम संबैक, रुक्मणी एक्जोरा कॉक्सिनिया, ठीक है। ये जरूर याद रखें आप लोग। इधर देख लीजिए आप लोग, लैंगिक प्रसारण के गुण दोष जरूर याद रखिएगा भैया। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से, पहले 3 में पूछा जाता था लेकिन अब 2 में है, इसलिए याद रखें। गुण या लाभ पूछे तो लैंगिक प्रसारण के। इस विधि द्वारा वृक्षों का आकार बड़ा होता है। इस विधि द्वारा तैयार पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। 2 पॉइंट भी लिखे हुए काम हो जाएगा। इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। तैयार वृक्ष का जीवन काल अपेक्षाकृत आपका अधिक होता है, क्योंकि लैंगिक का मतलब होता है बीज द्वारा, बीज के द्वारा अगर पौधे तैयार करते हैं तो उन्हें लैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण के दोष या हानि याद रखें, ठीक है। जैसे उल्टा कर देना, तैयार पौधों में फल देर से आते हैं, अधिक होने का उनकी देखभाल करने में परेशानी है ना, पैतृक गुण बदल जाते हैं। और आपका ये अलैंगिक प्रसारण के लाभ, फल तोड़ाई में सुविधा रहती है, फल वृक्ष का आकार छोटा होता है, इनसे प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्ष जैसे गुण पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ये जो वाला है तो आपको वो गुण दोष याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहीं पे आपका अंतर में सब कुछ दे रखा है, लैंगिक प्रसारण और अलैंगिक प्रसारण अंतर, ठीक है ना। अगर ये आपको याद है ना तो गुण याद करो ना दोष, क्योंकि इधर गुण है आपके इसके और इधर आपके हैं, है ना। और इसके इधर दोष हैं लैंगिक के, इधर अलैंगिक के दोष हैं, बस इतनी सी बात है। इस विधि में तैयार पौधों का जीवन काल अधिक होता है, इसमें कम होता है। इस विधि तैयार पौधों में फल देर से आते हैं, इसमें शीघ्र आ जाते हैं, है ना। इस विधि नहीं जाते हैं, विकास किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपको अंतर बहुत अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। दूसरा अंतर ये है, कलम या दाब कलम में अंतर। इस विधि में जड़ें निकलने से पहले ही तने को काट कर अलग कर देते हैं। इस विधि में जड़ें निकलने के बाद मात्र पौधे से अलग किया जाता है। इसमें पौधा तैयार करने में कम समय, इसमें अधिक समय। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में अंतर, ठीक है। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग की ये परिभाषा भी आप लोग यहीं से याद रख सकते हैं। बाकी आपको इसमें और कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर में पूछा जा रहा है, पहले 3 में पूछा जाता तो हम इतना कह देते थे, तीनों अंतरों को याद कर लो, कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन अब 2 नंबर में पूछा जा रहा है, इसलिए अलैंगिक लैंगिक के गुण दोष भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी 3 अंतर तो आपको रखने ही है, बस हो गया काम, ठीक है। ये ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग में अंतर। हरियाली 3 नंबर का है बच्चों। इसमें देखिए हरियाली का महत्व देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाली मन भावन लगती है, इसमें बैठने से थकान दूर हो जाती है। हरियाली से अलंकृत बागवानी की शोभा बढ़ जाती है। हरियाली में आनंद का अनुभव होता है। सुबह शाम हरियाली में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और हरियाली की विशेषता, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखें आप, बहुत ज़्यादा। अच्छी हरियाली की विशेषताएं में, हरियाली अत्यंत सुंदर लगती है तथा गद्दे का रूप धारण कर लेती है। नंगे पैर हरियाली पर चलने पर उसमें चुभन नहीं होना चाहिए, अर्थात मुलायम होना चाहिए वो। हरियाली में खरपतवार नहीं होना चाहिए। हरियाली के अंदर खालिस्तान नहीं होना चाहिए, अर्थात सघनता, मतलब एक जगह घनी होना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है हरियाली के लाभ और हरियाली की विशेषताएं, ठीक है ना। और एक साथ में स्कोर याद रखना, बस 3 क्वेश्चन याद रखो, हरियाली से पूछेगा ना, इन तीनों में से ही कोई क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। घास अधिक व अति शीघ्र फैलने वाली होना चाहिए। घास पूरे साल हरी रहने वाला चाहिए। घास देखने में सुंदर हो, घास चुभने वाली ना हो और घास में किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो, ये विशेषताएं हो गई। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है। जो ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि सर आपने बताया नहीं था, लेकिन अब की बार मैंने आपको क्लियर कर दिया। भैया इसको थोड़ा पढ़ के जाएँ आप लोग। हरियाली लगाने की डिबलिंग और टर्फिंग विधि में अंतर पूछ लिया था एक बार, तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा देख के चले जाना, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं इस चैप्टर में।
आम में एकांतर फलन बच्चों, इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो एकांतर फलन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक वर्ष में दूसरे फल आना, एक वर्ष ना आना है, बिल्कुल ना आना, एकांतर फलन कहलाता है। बहुत सिंपल है। एकांतर फलन के कारण जरूर याद रखना, सी अनुपात एन का बिगड़ जाना, लिंग अनुपात का बिगड़ जाना या नई वृद्धि की आदत, तो ये आपके कारण होते हैं एकांतर फलन के। और दूसरा है आम में एकांतर फलन की रोकथाम कैसे करेंगे, तो सी अनुपात को संतुलन रखोगे, नियमित फल देने वाली जातियां बोओगे, बाग की नियमित सिंचाई, जड़ों की काट छाट करना, 25 गाड़ी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर डालना। तो ये आपके, एक तो आपका एकांतर फलन को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, समझ में आ रहा है, 2 नंबर में। और अथवा में भी बता देता हूँ अथवा में क्या पूछा जाएगा। अमरूद की बहारें याद रखना, अमरूद की बहारों के नाम तीनों अच्छी प्रकार से आपको पता होना चाहिए, कब कौन सी आती है। और इसका एक और क्वेश्चन जो कि पूछा ही जाना है, अमरूद की मृग बहार की फसल अधिक पैदावार बनाने के सुझाव लिखिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न 2 नंबर का, एक तो बहारों में से आएगा क्वेश्चन। बाकी बॉटनिकल नेम आपको याद ही है, आम के अमरूद आंवला सब याद होगा, ये तो आपको कि नहीं है भैया। बॉटनिकल नेम तो रट के जाएँ आप लोग, नहीं बॉटनिकल नेम याद नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। आम का क्या है आपको पता ही है, मैंजीफेरा इंडिका, कुल है एनाकार्डेसी, पता है आपको। और अमरूद का क्या है, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, वनस्पति का नाम बताइए और कुल बताइए। अमरूद का पूछ लिया आपका, अमरूद का सीडियम गुआजाबा, कुल है मिर्टेसी, ठीक है ना, याद रखें, सीडियम गुआजाबा, कुल है मिर्टेसी। ठीक है, अमरूद का, आम का बॉटनिकल नेम और कुल, क्योंकि 2 नंबर में यही पूछ लेगा, फिर कहोगे सर ने आपने तो बताया ही नहीं, इसलिए मैं ओरल बोल रहा हूँ, उन बात पे भी आपको फोकस करना ही है। ठीक है, बाकी ये आपको याद रखना है, जनवरी माह से मानसून आने तक पौधों की सिंचाई रोक देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बॉटनिकल नेम याद रखना है आपको, दूसरा कुल याद रखना है, अमरूद, आम और आंवला, ठीक है ना, याद रखें। जातियाँ भी थोड़ा देख लीजिए, जातियाँ यदि पूछ ले 1%, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है अपन को, जातियाँ याद रखना है इनकी। आम की संकर जातियाँ, दशहरी, नीलम, आम्रपाली, रत्ना, अल्फांसो, सिंधु, नीलम अल्फांसो रत्ना और नीलम दशहरी मल्लिका। आंवला की जातियाँ कृष्णा, बनारसी, कंचन, चकिया, नरेंद्र आंवला, हाथीजूल, फ्रांसिस। तो ये वैरायटी पे अपन को ज़्यादा फोकस तो नहीं करना, फिर भी थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि पूछ ली तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको जो याद रखना है बच्चों, अंगूर पपीता का बॉटनिकल नेम बायटिस बेनीफेरा, कुल है बायटेसी, पपीता का कैरी का पपाया, कुल है कैरिकेसी। ठीक है, देखो बॉटनिकल नेम कुल तो अपन को याद रखना ही रखना है, साथ में पपेन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। पपेन क्या है, तो पपीता के कच्चे फलों में चाकू की सहायता से चीरा लगाकर सफ़ेद दूध जो प्राप्त होता है उसे सुखाकर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पपेन कहते हैं। और पपेन का लाभ बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व देखो पपेन से क्वेश्चन 100% पूछे जाएगा, इसलिए पपेन को याद रखना। ठीक है, इसका उपयोग चमड़ा पकाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए, इसका उपयोग मांस गलाने मुलायम करने के लिए और उपयोग फेस क्रीम बनाने के लिए। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बता रहा हूँ बार बार, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन और याद रखिए, अंगूर की काट छाँट की विधियों के नाम निफिन है, एक सहारे साथी, हेड प्रणाली, ट्रेलिंग कार्डन प्रणाली, पाटर प्रणाली। और अंगूर के 2 रोग, अंगूर के कीट थ्रिप्स है, जेसिड, कॉकचेफर बीटल। अंगूर के रोग पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जो कि मटर में भी लगते हैं, आपको बता दिया। और पपीते की जातियाँ, बस हो गया काम। यानी आपको 4 छोटे छोटे प्रश्न हैं यार, 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए इनको रट लेना, पपेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपके ये दोनों हो गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लांचिंग फार्मिंग में अंतर। फल सब्जियों को उबलते पानी में 3 से 5 मिनट तक डुबोना ब्लांचिंग कहलाता है, ये डेफिनेशन भी हो गई यहीं पे। और फार्मिंग क्या है, सब्जियों को 2% चूने के घोल में 2 से 3 घंटे डुबोना फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ब्लांचिंग से फल एवं सब्जियां मुलायम हो जाती हैं और फार्मिंग से सब्जियों में कड़कपन आ जाता है। ब्लांचिंग से फल सब्जियों का रंग निखर जाता है और फार्मिंग से सब्जियां टूटने से बच जाती हैं। तो ब्लांचिंग फार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, याद रखें भैया। निर्जलीकरण सुखाना में अंतर याद रखना है अपन को। फल सब्जियों को धूप में सुखाकर नमी दूर करना, फल सब्जियों को मशीन द्वारा सुखाना निर्जलीकरण कहलाता है। सुखाने के लिए अधिक स्थान चाहिए और इसको कम चाहिए, स्वच्छता नहीं रख पाते हैं, स्वच्छता पूर्ण रहती है। ठीक है, कैनिंग बोटलिंग में अंतर याद रखना, क्योंकि 2 नंबर में पूछे जा रहे हो, 2 पॉइंट याद रख सकते हो, काम हो जाएगा आपका।
कैनिंग बोटनिंग में अंतर याद रखें। देखो उससे अपन को एक चीज़ पता कैनिंग क्या होता है और बोटलिंग क्या होता है ये भी पता चल जाता है साथ में। इसमें प्रायः ठोस खाद्य पदार्थों को रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिंग बोटलिंग याद रखना है। बाकी तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं है। फल पर सब्जी परिरक्षण के उद्देश्य भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। सब्जी परिरक्षण के उद्देश्य क्या हैं? जिन स्थानों पर फल पैदा नहीं होते हैं वहाँ फलों को विभिन्न रूपों में संरक्षित कर भेजा जा सकता है। संरक्षित फल पदार्थों कम स्थान घेरते हैं तथा आसानी से नए क्षेत्रों में भेज सकते हैं। संरक्षित फल पदार्थों को उस समय उपयोग कर सकते हैं जब उनके फल मौसम में, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का प्रश्न ध्यान रखना, ब्लांचिंग फार्मिंग को खासकर आप याद रखना। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास कैनिंग बोटलिंग बता ही दिया आपको। 2 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको करके आएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं अब। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 5 नंबर वाला, जैम एवं जेली में अंतर। याद रखें जैम जेली में अंतर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जैम कहलाता है। और जेली पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। 5 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये देखो 2 ये रहा, ठीक है। एक तो जेली, जैम जेली में अंतर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और अच्छी जेली की विशेषता है। ये 2 प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 तो आपको याद रखना ही रखना है, दोनों को याद रखना है, जेली की विशेषता, जैम जेली में अंतर। फिर जो कम चांस बनते हैं, जैसे अचार खराब होने के कारण, क्या है अचार खराब होने के कारण, इसको याद रखना है आपको, है ना। जो भी है अशुद्धि, जीवाणु, नमी, खमीर, फफूंद। और एक क्वेश्चन ये है अचार के गुण लाभ। बस ये 4 क्वेश्चन आप लोग याद कर लो, बस आपका काम हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, समझ रहे हैं मेरी बात। 4 क्वेश्चन के अलावा आपको 5 नंबर के लिए कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 5 नंबर में, ठीक है। इससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब एक चैप्टर और बच रहा है आपका, कौन सा वाला, जिसमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र पूछा जा रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें नहीं है लेकिन क्वेश्चन आप लोग याद रखें। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उनको क्वेश्चन याद रखें। आप लोग देखो इसमें नहीं मिल पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग पहले क्या होता था, 2 नंबर में पूछा जाता था ये चैप्टर, लेकिन अब 3 नंबर में पहली बार पूछ रहा है। तो क्वेश्चन याद रखना। पहला वाला बता रहा हूँ, सहकारिता का महत्व, क्वेश्चन नंबर 1 3 नंबर में पूछा जाएगा। सहकारिता का महत्व, कहीं आप गाइड वाइड से पढ़ते हो परीक्षा दिन तो वहाँ से पढ़ना। सहकारिता का महत्व याद रखना, महत्व या लाभ जो भी पूछे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना आप लोग, कौन सा वाला, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, कुछ 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चन ये हो गए ना, ठीक है ना। कृषि जो प्राथमिक कृषि शाखा समितियां हैं, कृषि प्राथमिक सहकारी समिति के उद्देश्य, ठीक है ना। उद्देश्य 3 क्वेश्चन हो गए, इनको भैया देख लेना, लिख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपको जो पूछा जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता के सिद्धांत, बस अब इतना कर लो। अब ये भी नहीं होते तो आप जानो, आपका काम जाने। 4 क्वेश्चन बता दे, 4 में से 3 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता का महत्व, 2 क्वेश्चन ये हो गए। कृषि अर्थशास्त्र के लाभ या महत्व, और आपका प्राथमिक सहकारी समिति के उद्देश्य, ठीक है। 4 में से आपको मिल जाएगा। बाकी आपका चैप्टर पूरा जो फसल उत्पादन होता है वो कंप्लीट होता है। ओटीओ का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले देख लें आप लोग, उसके बाद यहाँ पे आएँ। मिलते हैं पीएटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।